नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग इतिहास में जो पूर्व मध्य कालखंड है उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राजपूत कालीन इतिहास की चर्चा की जा रही है। पिछले वीडियो में हमने राजपूत काल की शुरुआत करी और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति और उसके शुरुआती जो संघर्ष थे या जो उनके कारण थे उस पर हमने चर्चा किया था, और कुछ एक राजवंशों पर भी हमने डिस्कस किया था आपसे। आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली करेंगे चौहान वंश पर और गढ़वाल वंश पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चौहान वंश भी अपने आप में एक बेहतर राजपूताना का शासक माना जाता है, जबकि गढ़वाल वंश भी आप देखेंगे तो गढ़वाल वंश का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इससे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास। गुर्जर प्रतिहार के शासकों के समय हमने एक चीज़ ये भी आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहारों के समय से ही वत्सराज ने कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें तीन महत्वपूर्ण राजवंशों के लोगों ने कई चरण में उसमें शामिल होते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो कन्नौज के लिए हुआ था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जैसे हमने पीपीआर एक कोड आपको बताया था, पीपीआर पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, तीन राजवंश के लोगों ने इसमें समय समय पर इस युद्ध में संघर्ष किया है। इसमें अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास किया है। हालांकि युद्ध कई चरण में है, जैसा मैं बताया आपको, तो उसमें एक काम आपका आता है गढ़वाल वंश। जैसा जब आप जानते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहारों का अंत हुआ तो कन्नौज में एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही गुर्जर प्रतिहारों का अंत होता है या उनके साम्राज्य का विघटन होता है, वैसे ही जो कन्नौज का एक राजनीतिक महत्व था वहाँ पे थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई देती है, और गढ़वाल वंशी शासकों ने इसी का फ़ायदा उठाया और मिर्ज़ापुर के एरिया में, जो मिर्ज़ापुर है बनारस के निकट, मिर्ज़ापुर के एरिया में गढ़वाल वंशी शासकों का उद्भव होता है। और इन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उद्भव तो इनका भले मिर्ज़ापुर के एरिया में हुआ है, लेकिन इन्होंने वाराणसी को राजधानी बनाई और यहीं से अपने राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये वो दौर है जिस समय जो क्षेत्रीय राजवंश थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, वो क्षेत्रीय राजा फिर से कन्नौज को एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में, या ये कह सकते हैं कि कन्नौज पर अपना अधिकार और आधिपत्य स्थापित करने के लिए फिर से संघर्ष की शुरुआत कर देते हैं। गढ़वालों प्रतिहारों की मृत्यु के बाद, गुर्जर प्रतिहारों की मृत्यु के बाद इसी समय की घटना है कि जब कन्नौज पर अधिकार को लेकर के फिर से संघर्ष की शुरुआत होती है, तो उस समय 1085 ईस्वी में एक चंद्रदेव शासक था जो कन्नौज में गढ़वाल वंश की नींव डालता है। चंद्रदेव, तो चंद्रदेव जो है ये पाल वंश के शासक गोपाल को पराजित कर देता है। रामचंद्र देव वो गोपाल को पराजित कर देता है, जो पाल वंश का शासक है। तो इसी के साथ कन्नौज पर इनका गढ़वालों का अधिकार हो जाता है। तो रामचंद्र देव ने अधिकार किया कहाँ पे? ये कन्नौज पर, और यहीं से गढ़वाल वंश की शुरुआत हो जाती है। आइए गढ़वालों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते हैं कि गढ़वालों का इतिहास कैसे कार्य कर रहा था, किस तरीके के इनकी जो शुरुआती समस्याएं थी या शुरुआती इनके शासक थे वो किस तरह से अपने आप को एक बेहतर प्रशासक के रूप में स्थापित कर पाते हैं। तो इनकी राजधानी देखिए, गढ़वाल शासकों की राजधानी थी वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी थी। और इस वंश का, गढ़वाल वंश का संस्थापक जैसा हमने बताया चंद्रदेव था। इसने गढ़वाल वंश की स्थापना कहाँ पे करी थी? तो कन्नौज में की थी। अभी मैंने बताया आपको कि रामचंद्र देव ने गोपाल को पराजित करके गढ़वाल में इसकी स्थापना की थी, लेकिन वास्तव में स्थापना का श्रेय चंद्रदेव को जाता है। ठीक है, चंद्रदेव या इसी को रामचंद्र देव के नाम से भी जानेंगे। चंद्रदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का पालन पोषण करता था। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण करी हैं। तो ये चीज़ आप इसमें याद रखेंगे कि गढ़वाल वंशी शासकों में वो कौन सा शासक था जिसने परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की है। तो इससे जुड़ा हुआ दोस्तों एक बात और आप ध्यान देंगे कि गढ़वाल वंशी शासक जो चंद्रदेव था,
चंद्रदेव ने तुर्कों को पराजित किया था, या ये कह सकते हैं कि जो तुर्क एक आप देखेंगे कि मुसलमानों के द्वारा एक कर लगाया जाता है जिसे आप जजिया कर कहते हैं। आगे अभी हम चर्चा करेंगे जब कासिम का आक्रमण होगा तो वहाँ पे सारी डिस्कस होगी कि जजिया कर क्या है। लेकिन जजिया कर आप ये जानिए कि जजिया कर मुसलमानों के द्वारा लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कर था जो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था। तो उसी तरीके से चंद्रदेव ने एक टैक्स लगाया था जिसको आप तुरुस्क दंड कहते हैं। तुरुस्क दंड ये गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था, अर्थात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? तुरुस्क दंड था। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है कि तुरुस्क दंड नामक कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो गढ़वाल वंशी चंद्रदेव जो था इसने तुरुस्क दंड नाम का कर लगाया हुआ था। इसी चंद्रदेव के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है गोविंद चंद। इसका जो उत्तराधिकारी बना वो बनता है गोविंद चंद। अब इसी की डेट मिल जाती है कि कब से कब तक इसने शासन किया है। तो ये कुल आप देखेंगे तो 1114 से लेकर के 1155 के कालखंड तक यह शासन करता है। और इस कालखंड में एक चीज इसका इंपॉर्टेंट आप समझिएगा कि जो इसका उपाधि है, इसकी उपाधि पूछा जाता है विविध विचार वाचस्पति। किसकी उपाधि थी? विविध विचार वाचस्पति। ठीक है, ये उपाधि थी किसकी? गोविंद चंद की, जो गढ़वाल वंश का शासक था। इसकी पत्नी का नाम था रानी कुमार देवी। और कुमार देवी के बारे में जानिए दोस्तों कि ये कुमार देवी जो थी वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, या ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को ये संरक्षण देती थी। और इसी ने वाराणसी में एक विहार का भी निर्माण करवाया है, बौद्ध विहार का भी निर्माण इसी ने करवाया है। इनके दरबार में अर्थात गोविंद चंद एक विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता शासक था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीधर निवास करते थे। और लक्ष्मीधर की एक पुस्तक है जो आपसे बार बार पूछी जाती है, कृत्यकल्पतरु। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? कृत्यकल्पतरु। तो लक्ष्मीधर की पुस्तक का क्या नाम है? कृत्यकल्पतरु। ये चीज आप ध्यान देंगे चूंकि आपसे पूछा गया है कि कृत्यकल्पतरु किसकी रचना है, तो लक्ष्मीधर की है। फिर पूछे अगर आपसे कि लक्ष्मीधर किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में ये निवास करते थे, तो ये लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबार में निवास करते थे। ये चीज आप ध्यान देंगे। आगे हम देखें अगर तो इसी समय एक आप बात ध्यान देंगे कि ये जो कृत्यकल्पतरु है इसी से मिलता जुलता एक नाम आपको दिखाई देगा जिसे आप कहेंगे युक्त कल्पतरु। ठीक है, युक्ति कल्पतरु। तो दक्षिण का एक राजा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, राजा भोज। आप जानते होंगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली करके बार बार ये आप सुनते आ रहे होंगे कहावत। तो ये राजा भोज हैं। राजा भोज ने एक ग्रंथ लिखा था युक्ति कल्पतरु। ठीक है, और इनकी एक और ग्रंथ इनका था राजमृगिका। तो ये दो ग्रंथ तो राजा भोज के हैं, लेकिन कृत्यकल्पतरु ये है लक्ष्मीधर का, और राजा भोज का कौन सा है? युक्ति कल्पतरु। तो देखिए नाम एकदम सिमिलर है, इसलिए मैंने एक ही स्थान पे इन दोनों को बता दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे, आप इस बात से सतर्क रहें। ठीक है, अगला शासक होगा विजय चंद। अगला शासक कौन सा है? विजय चंद है। तो विजय चंद के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि ये 1155 से लेकर के 1170 के आसपास तक शासन करता है। और इसी के बाद जो इस वंश का गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जिसका इतिहास मिलता है हमें, वो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम बताया गया था जयचंद। जयचंद का नाम आप सुने होंगे, भारतीय इतिहास में इसे धोखेबाज के रूप में एक तरह से कह सकते हैं ख्याति मिली है। ये धोखेबाजी के रूप में इसको बार बार लोग याद करते हैं, और धोखा कैसे हुआ आगे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। 1170 से लेकर के 1194 तक जिसने शासन किया उसका नाम था जयचंद। जयचंद भी एक महत्वपूर्ण शासक है। चौहान के साथ इसके एक बेहतर संबंध का बात नहीं मिलता है कि चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके संबंध जो हैं वो एक अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। आगे अभी हम बता रहे हैं उसको। लेकिन इसके जो जयचंद के दरबारी विद्वान का नाम अगर हम लें तो इसके दरबार में श्रीहर्ष को संरक्षण प्राप्त था। श्रीहर्ष का नाम आप जानते होंगे। देखिए हर्ष दो नाम आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा राजा हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्ष जहाँ पे लिखा रहेगा तो राजा, देखिए यहाँ से आपको सिर्फ इनके ग्रंथों से सवाल पूछे जाते हैं। अगर राजा ये लिखे कि हर्ष ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो हर्ष ने ये नागानंद लिखा है,
और रत्नावली प्रियदर्शिका राजा हर्ष ने या राजा हर्षवर्धन ने, जो वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का शासक, हमने आपको बताया था ये गुप्तोत्तर काल का शासक है, तो जो राजा हर्षवर्धन है या सिर्फ हर्ष है, उसने 3 नाटक लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। लेकिन यहाँ पे श्री हर्ष लेखक विद्वान कवि की बात हो रही है, जो जयचंद के दरबारी कवि हैं और इन्होंने नैषधीय चरितम नाम का ग्रंथ लिखा है। ये बात आपको ध्यान देनी है कि नैषधीय चरितम नाम का ग्रंथ किसने लिखा है, तो नैषधीय चरितम नाम का ग्रंथ किसने लिखा है, तो श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। ये जयचंद जो है, जैसा हमने बताया कि गढ़वालों का अंतिम शासक था, लेकिन ये अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करता है। कहा जाता है कि इसने चालुक्य शासकों को पराजित किया था, तो चालुक्यों को पराजित करने वाला शासक ये जयचंद है, जो गढ़वाल वंश का शासक है। इसके सामने एक चीज जो आप जानते हैं कि चंद्रवरदाई का एक पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसका लेखक या जिसका रचनाकार कवि चंद्रवरदाई थे। इसी पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख किया हुआ है। और इस बात को आप समझिए दोस्तों कि जयचंद की बिटिया संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था, और ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, अर्थात चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसी दौरान भरी सभा से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अगवा कर लिया था, या यहाँ से उठा के जबरदस्ती उसके साथ विवाह संपन्न करते हैं, जिसके कारण जयचंद आजीवन पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बना रहा, इनको अपना दुश्मन मानता रहा। और यही कारण है कि बाद में जाकर के जब युद्ध होता है, उधर आप देखेंगे कि जब गौरी आक्रमण करेगा और तराइन का युद्ध होगा, तो तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को धोखा दिया, जिसके कारण वो पराजित हुए और मारे जाते हैं। मौका मिल गया जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, तो 1192 में देखेंगे कि तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया और गौरी के साथ मिल जाता है, या ये कह सकते हैं कि युद्ध भूमि में ये पृथ्वीराज चौहान का साथ छोड़ देता है, जिसके कारण ये पराजित होते हैं और गौरी विजयी हो जाता है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे माना जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जयचंद जो है देश का पहला गद्दार है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, किसी की भी बिटिया आप उठा के लेके भाग जाएंगे तो उसको जब मौका मिलेगा तो वो जरूर आपसे बदला लेगा। इस तरह का जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो जरूर वक्त आने पर अपना बदला ले ही लेते हैं लोग। खैर, जयचंद के बारे में एक चीज़ और आप जानिए कि जयचंद 1194 में उत्तर प्रदेश के एटा में एक स्थान पाया जाता है। एक स्थान है उत्तर प्रदेश के एटा में, एक स्थान है जिसका नाम चंदावर है। इसी चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 में, और एक पक्ष इसके दोस्तों गौरी और दूसरा पक्ष इसमें जयचंद। गौरी जब तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध संपन्न करता है, तो पहले युद्ध में इसकी पराजय होती है, दूसरे युद्ध में इसकी विजय होती है। तो उसी के बाद राजपूताना का क्षेत्र पृथ्वीराज से खाली हो जाता, दिल्ली तक, और पूरा राजपूताना एक किसी बड़े मजबूत राजा की ओर अब इंतजार करने लगता है कि कोई मजबूत राजवंश यहाँ पे स्थापित हो जाए। लेकिन इसी पृथ्वीराज चौहान की अनुपस्थिति का लाभ लेकर के जयचंद अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके फलस्वरूप गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, और इस चंदावर के युद्ध में गौरी विजयी रहा और जयचंद पराजित हुए और इनकी हत्या कर दी गई। और यहीं से जयचंद और गढ़वाल वंश का अंत हो जाता है। और कन्नौज और इन क्षेत्रों पर जहाँ पे गढ़वाल वंश है, माने वाराणसी और कन्नौज, इन क्षेत्रों में गौरी का अधिकार हो जाता है, इन क्षेत्रों में मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा गढ़वाल वंश रहा दोस्तों। इसके बाहर सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं। बस आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा, जितनी मैं बातें आपसे किया हूँ इससे ज़्यादा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ये फैक्ट मैंने सिर्फ लिखे हैं,
कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अगर इसको आप रटते हैं, जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको आप अगर नोट कर लेते हैं तो वास्तव में एक बेहतर नोट्स आपका बनकर तैयार हो जाएगा। प्री कमेंट्स कुछ भी आप करिए, आपका रुकेगा नहीं, यहाँ से सवाल कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ये पूछा गया कुमार देवी गोपीचंद, जो गोविंद चंद है, गोविंद चंद की पत्नी के बारे में पूछा गया, जो इन्होंने बौद्ध एक वो मठ बनवाया हुआ है वाराणसी में, इसके बारे में पूछा गया कुमार देवी के बारे में। तो कुमार देवी, उधर देखिए चंद्रगुप्त, जब गुप्त वंश हमने पढ़ाया था तो वहां भी कुमार देवी की बात आई है, तो वो कुमार गुप्त अलग है। ठीक है, ये राजपूताना से जोड़ करके जब पूछेगा तब आपको कुमार देवी की बात करनी है। अगर आपसे पूछे कि गढ़वाल वंशी कौन सी महारानी थी जिसने यहाँ पे आपके वाराणसी में एक बौद्ध स्तंभ या ये कह सकते हैं कि बौद्ध मठ का या बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, तो वो कुमार देवी होगी, जो गोविंद चंद की पत्नी है। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं चौहान वंश पे। देखिए, चौहान वंश भी तत्कालीन राजनीतिक में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसका माना जाता है। चौहानों का जो शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि इसका जो शासक, शुरुआती शासक मिलता है उसका नाम था वासुदेव। इसका नाम क्या मिलता है? वासुदेव मिलता है। वासुदेव इस वंश का संस्थापक है और इनकी राजधानी थी शाकंभरी। शाकंभरी दोस्तों अजमेर के पास पड़ता था उस समय। अजमेर के राजपूतों का एक एरिया था शाकंभरी, वही चौहानों का क्या माना जाता था? वो चौहानों की राजधानी मानी जाती थी। और इसका जो पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो पहला सबसे अच्छा शासक कह सकते हैं या इसका जो पहला महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं, उसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों, इसके आप समझिए कि रणथंभौर में एक जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में इसने एक स्वर्ण कलश का निर्माण करके उसको दान दिया था। बस यही बात यहाँ पे आपको जाननी है। क्या कहा था कि पृथ्वीराज प्रथम ने रणथंभौर के जैन मंदिर को स्वर्ण कलश दान दिया था। बस यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही बात आपको ध्यान देनी है, यही चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम था अजय राज, या इसी को अड़ोराज भी कहा जाता है, या इसी को सुल्हड़ के नाम से भी जानते हैं। आप सुल्हड़ कहिए, चाहे अजय राज कहिए, चाहे अड़ोराज कहिए, ये वही शासक है जो पृथ्वीराज प्रथम के बाद चौहानों का उत्तराधिकारी बनता है। चौहानों के बाद चौहानों का अगला उत्तराधिकारी बनता है। इसने अजमेर की स्थापना की थी। बस इतना बात आपको जानना है कि राजस्थान में अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो ये अजय राज के द्वारा किया गया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपसे पूछी जाती है। इसके बाद अजय राज के बाद या सुल्हड़ के बाद एक अलग शासक गद्दी पर बैठता है जिसका नाम बताया गया विग्रह राज चतुर्थ। दोस्तों इसी को बीसल देव चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। बीसल देव चतुर्थ या विग्रह राज चतुर्थ कहिए, इसी को जयानक भट्ट के द्वारा कलबांधव की उपाधि दी गई थी। जयानक भट्ट के द्वारा इसी को कलबांधव की उपाधि दी गई है। तो कलबांधव आप ध्यान देंगे, कलबांधव आपसे पूछा जाता है कि कलबांधव किस राजपूत शासक की उपाधि है, तो इसको आप जानिए कि कलबांधव दोस्तों ये बीसल देव चतुर्थ या फिर विक्रम या विग्रह राज चतुर्थ की उपाधि मानी जाती है। विग्रह राज चतुर्थ दोस्तों एक चीज आप देखें अगर, कि कहा जाता है कि इसने तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया था और इसी के उपलक्ष्य में इसने तुरुस्क जीत की उपाधि धारण की थी। दो चीज आप ध्यान देंगे कि कौन तुरुस्क दंड नामक कर लगाता है और कौन तुरुस्क जीत की उपाधि धारण करता है। तुरुस्क जीत की उपाधि धारण करने वाला शासक विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव चतुर्थ है, जबकि तुरुस्क दंड नाम का कर लगाने वाला गढ़वाल शासक चंद्रदेव है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी विग्रह राज चतुर्थ के बारे में कहा जाता है कि यह एक शिक्षा का महान संरक्षक था और विद्वान शासक था। इसने शिक्षा दीक्षा में अत्यधिक रुचि दिखाई और इसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय को स्थापित करवाया। अजमेर में इसने एक संस्कृत विद्यालय को स्थापित करवाया। ये वही संस्कृत विद्यालय है जिसके दीवारों पर हरिकेली नामक नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। नाटक कौन सा है? हरिकेल। और एक नाटक और मिलता है ललित विग्रह राज। दो नाटक हैं, एक नाटक का नाम है हरिकेली और दूसरे का नाम है ललित विग्रह राज। जो दोनों नाटक किसने लिखे हैं? विग्रह राज चतुर्थ ने या बीसल देव चतुर्थ ने लिखे हैं। और इन्हीं दोनों नाटकों की पंक्तियां उस विद्यालय के दीवारों पर खोदी गई हैं, उत्कीर्ण की गई हैं। कालांतर में जब अपने अजमेर अभियान पर कुतुबुद्दीन ऐबक निकलता है
तो अजमेर अभियान के दौरान, माने आप देखेंगे कि तराइन के विजय के बाद 94-95 में ये अजमेर विजय की ओर कुतुबुद्दीन ऐबक निकलता, जो गौरी का एक दास है। तो इसने वहां संघर्षरत रहते हुए इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। ये बात आप 2 चीज़ ध्यान देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा किसे तोड़ करके बनाया गया? तो विग्रह राज द्वारा अजमेर में इस निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस मस्जिद की या इस विद्यालय की दीवारों पर हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज नाटक के कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं उसकी दीवारों पर। अब विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक आया उसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, ये देखिए तृतीय शासक या ये कह सकते हैं पृथ्वीराज, ये इस वंश का सबसे शानदार शासक आप कह सकते हैं। ऐसा शासक जिससे पूरा राजपूताना थरथराता था, और ऐसा शासक जिसके साथ एक बार जो तुर्क शासक हैं, जो मुस्लिम शासक हैं, एक बार इससे भिड़ने में संकोच कर रहे थे। ऐसा शासक जिसने राजपूतों के जो तिलक हैं उसको हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास किया। इसका जो कालखंड है वो 1179 से लेकर के 1192 तक है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर बताया गया है कि इसके पिता का नाम सोमेश्वर था, और इसकी उपाधि थी राय पिथौरा। ये उपाधि इसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। उपाधि इसकी इंपॉर्टेंट है, राय पिथौरा। पूछा जाता है कि राय पिथौरा उपाधि किसकी है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि इसी पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के निकट मेहरौली में, दिल्ली के पास एक मेहरौली नामक स्थान है, उसी मेहरौली में एक किले का निर्माण करवाया था। एक स्तंभ का वहीं पे निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं राय पिथौरागढ़। ठीक है, एक किले का निर्माण करवाया था राय पिथौरागढ़ का। तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि राय पिथौरा किसकी उपाधि थी? पहला सवाल तो पृथ्वीराज चौहान का या पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। फिर सवाल पूछेगा कि राय पिथौरागढ़ का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राय पिथौरागढ़ नामक किले की स्थापना कहाँ पे करवाई गई थी? तो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर, क्योंकि दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान की सत्ता की हनक थी और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का पूरा धमक थी। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिल्ली की राजनीति कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से ही प्रेरित थी, और ये उसके साम्राज्य के हिस्से के अंतर्गत आती थी, जिसको लेकर के तराइन का युद्ध हुआ था। उसी दिल्ली को बचाने के लिए गौरी के साथ इसका संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं मित्रों, वो देखेंगे तो एक तो पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई की एक ग्रंथ हमने बताया पृथ्वीराज रासो, और दूसरा है जयानक भट्ट का पृथ्वीराज विजय। ये जयानक भट्ट भी एक कवि है, लेखक है। तो 2 तरह से 2 सोर्स है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी के। एक तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो जो इन्हीं के दरबारी कवि थे, दूसरे जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे ग्रंथों को आप ध्यान दीजिएगा, ग्रंथ बार बार आपसे पूछे जाते हैं, ग्रंथ आपको मिस नहीं करना है मित्रों, ग्रंथ आपको जरूर याद रखना है। अगर ग्रंथ आप नहीं मिला पाए, नहीं याद रख पाए, तो आपकी ये कमजोरी मानी जाएगी। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जयानक भट्ट ने पृथ्वी विजय नाम का ग्रंथ लिखा है, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने सत्ता संभालते ही एक बड़े महत्वपूर्ण चंदेल शासक परमर्दी को पराजित किया था। चंदेल शासक परमर्दी को पराजित किया, और इन्हीं के समय दिल्ली पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। और ये वो दौर था जब मुसलमानों ने अपनी सत्ता को हिंदुस्तान की सरजमी पर फैलाने का पूरा निर्णय ले लिया था, और एक विदेशी आक्रांता इसमें भारत पर अपनी टकटकी लगाए बैठा था, जिसका नाम मोहम्मद गौरी बताया गया। और मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, जिसको
टक्कर देने के लिए भारत में अगर उसके बराबर कोई शासक था तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। फलस्वरूप इन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के मैदान में लड़ाई होती है। तराइन के मैदान में दो लड़ाई हुई, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ है 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में। तराइन के युद्ध के पक्ष की बात अगर हम करें तो चौहान और गौरी दोनों में चौहान और गौरी आएंगे, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। ध्यान देने की बात है मित्रों यहाँ पे कि पहले युद्ध में गौरी पराजित हो जाता है। तराइन के पहले युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ, इसमें चौहान साहब विजयी हो गए और इसमें मोहम्मद गौरी को खदेड़ करके भगाया, मार करके भगाया यहाँ से, और गौरी वापस जाता है। और अपनी इस पराजय से गौरी इतना ज़्यादा हतोत्साहित था, इतना ज़्यादा ये अपने आप को अब तराशने लगा, अपनी कमियों को खोजने लगा और 1 साल पूरा इसने अपनी कमियों को दूर करने में लगाए, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने में लगाए। और फिर अगले ही वर्ष 1192 में यह फिर से तराइन के मैदान में उपस्थित हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ दो हाथ करने के लिए। और जब तराइन के मैदान में अब की बार युद्ध हुआ तो चौहान को ये बात समझ में आ गई थी कि दोबारा अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया होगा। तो इसलिए इन्होंने राजपूताना के बहुत सारे राज्यों के पास पत्र लिखे कि वो इस युद्ध में उनका सहयोग करें। तो बहुत सारे लोग साथ भी आए और इसी में साथ आने वाला एक शासक गढ़वाल वंशी शासक जयचंद था, जिसकी पुत्री को पृथ्वीराज चौहान उठा लाए थे और वो इनका साथ देता है एक बड़ी सेना के साथ। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में दोस्तों, इसी दूसरे युद्ध में जयचंद ने जयचंदी करी, धोखेबाजी करी और अपने दुश्मनी का बदला लेने के लिए इसने साथ छोड़ दिया इनका। फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुए और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हुए और कहा जाता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे गौरी विजयी हो जाता है। और गौरी विजयी होने के साथ ही साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, हिस्टोरिकल एक ऐसा आपको टर्निंग पॉइंट दिखेगा। कहा जाता है कि इसी दूसरे तराइन के युद्ध के विजय के बाद या दूसरे तराइन युद्ध से ही दिल्ली का द्वार मुसलमानों के लिए खुल गया। ये बात नोट रखिएगा, ये बात पूछा गया प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में ये बात पूछी गई है, आईएएस में भी ये बात पूछी गई है कि किस युद्ध के साथ मुसलमानों के लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए। तो इसी तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, इसी तराइन के दूसरे युद्ध के साथ मुसलमानों के लिए दिल्ली के दरवाजे सदैव के लिए खुल गए और यहीं से मुसलमानों की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से उम्मीद है दोस्तों कि ये जो पूरी बात हमने आपसे बताई इसको आप समझ पाए होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद उसके 2 उत्तराधिकारियों की भी चर्चा मिलती है। एक तो था इनका उत्तराधिकारी गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, उसका उत्तराधिकारी गोविंद सिंह था, जिसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और तत्पश्चात हरि सिंह नाम का एक शासक हुआ जो इस चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है और यहीं से चौहानों का अंत हो गया और इन क्षेत्रों पर मुसलमानों का पूरा अधिकार हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बात पूरी समझ आई होगी। आप इसको 2 से 4 बार अगर देख लेते हैं तो आपको कुछ रटने, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 बार, 5 बार, अधिक से अधिक बार आप वीडियो को देखिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मन करे तो आप नोट्स बनाइए, नहीं तो आप बार बार वीडियो देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब हम लोग, अभी चौहान को हमने पढ़ा है, अब हमको पढ़ना है, अभी देखिए राजपूताना एक बड़ा सेगमेंट बनेगा आपका राजपूताना में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो गुजरात के चालुक्य हैं, गुजरात के चालुक्यों को पढ़ा जाएगा। और चालुक्य वंश के बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो परमार वंश है, और परमार वंश के बाद आप देखेंगे सेन वंश है, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश है जिनको पढ़ना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए हमारा। और आपके सपोर्ट के लिए हम वास्तव में हृदय से आपके आभारी हैं। जितना प्यार आप दे रहे हैं वास्तव में मेरे लिए एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। मैं भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा रहता हूं। आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जीएस की तैयारी की मेरी गारंटी है। ठीक है, तब तक मिलते हैं। जय हिंद, खूब ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।